जरा सोचिए, एक साधारण सा पत्थर कैसे एक पूरे शहर में बदल सकता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम भारतीय मंदिर वास्तुकला के ठीक इसी शानदार सफर पर चलेंगे। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा टाइमलाइन है जो हमें बताता है कि कैसे अलग-अलग दौर में राजाओं की आर्थिक और साम्राज्यवादी ताकत बदलती रही। इस सफर में हर एक नक्काशी, हर एक शिखर हमें उस दौर के पावर डायनामिक्स की कहानी सुनाएगा। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस ऐतिहासिक सफर में। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे पत्थर की वास्तुकला के जन्म से, फिर एकाश्म पर्वत और देवताओं की बात करेंगे। उसके बाद महान वास्तुकला प्रतिद्वंदिता, असीम संपत्ति के प्रतीक, और आखिर में देखेंगे कि कब और कैसे मंदिर एक पूरे शहर में बदल गए। एक तरह से हम साधारण पत्थर के स्मारकों से लेकर विशाल प्रशासनिक केंद्रों तक की क्रोनोलॉजिकल जर्नी तय करने वाले हैं। अब जरा इस टाइमलाइन की विशालता को देखिए। हम 2000 साल से भी ज्यादा के इतिहास को कवर कर रहे हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 17वीं शताब्दी ईसवी तक। जैसे जैसे साम्राज्य बड़े होते गए, उनका खजाना बढ़ता गया, और बिल्कुल वैसे ही उनकी वास्तुकला की महत्वाकांक्षा भी असीम होती गई। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पत्थर की वास्तुकला का जन्म और स्थायित्व की स्थापना। इसके लिए हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य प्रदेश में वापस जाना होगा। देखिए, इससे पहले जो भी इमारतें बनती थीं वो आमतौर पर लकड़ी और ईंटों की होती थीं। अब जाहिर है ये चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने सांची स्तूप के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। पत्थर का मतलब था परमानेंस, स्थायित्व। ये दुनिया के लिए एक सीधा सा संदेश था कि भाई, मौर्य साम्राज्य की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि वे सदियों तक ऐसे ही अडिग रहेंगी। अब इतिहास की इतनी सारी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, तो इसे आसान बनाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, अशोक हमेशा साची बात बोलते थे। यहाँ साची शब्द बिल्कुल सच्ची जैसा लगता है। बस ये एक लाइन सम्राट अशोक को इस ऐतिहासिक स्मारक के साथ हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट कर देगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, एकाश्म पर्वत और देवता यानी वास्तुकला का विस्तार। हम 7वीं और 8वीं शताब्दी में आ चुके हैं, जहां शासकों ने कुछ ऐसा किया जो सच में हैरान करने वाला था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शासक अब सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रख रहे थे। दक्षिण में पल्लव राजवंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाए, लेकिन सबसे बड़ा फ्लैक्स या कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन महाराष्ट्र के एलोरा में हुआ। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने वास्तुकला की दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने पूरे के पूरे विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर कैलाश मंदिर बना डाला। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन ये सब कोई रातों रात पूरे होने वाले प्रोजेक्ट नहीं थे। कई मंदिर तो पीढ़ियों तक बनते रहे। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसे चालुक्यों ने शुरू किया था, लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विजयनगर साम्राज्य ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उस समय साम्राज्य की हर जीत, हर सफलता का सीधा क्रेडिट इस मंदिर के इष्ट देव को दिया जाता था। और इस विशाल साम्राज्य और मंदिर के कनेक्शन को याद रखने के लिए हमारा चीट कोड है, विजयनगर की विजय विरूपाक्ष के आशीर्वाद से हुई। ये एक लाइन आपको याद दिलाएगी कि विजयनगर का चरम विकास और उनकी जीत सीधे तौर पर विरूपाक्ष मंदिर के विशाल विस्तार से जुड़ी थी। हमारा तीसरा पड़ाव है महान वास्तुकला प्रतिद्वंद्विता। 10वीं से 13वीं सदी के बीच भारत में मंदिरों को लेकर जो होड़ मची वो सच में देखने लायक थी। और ये स्लाइड इस बात को बेहतरीन ढंग से समझाती है कि कैसे अलग अलग राजवंश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। ये एक तरह की आर्म्स रेस थी। उत्तर में चंदेल शासक नागर शैली में घुमावदार शिखरों वाले मंदिर बना रहे थे। उसी समय दक्षिण में चोल शासक द्रविड़ शैली के विशाल प्राचीर और पिरामिड वाले मंदिर बना रहे थे। और अगर आप पूर्व में देखें तो सोमवंशी शासक कलिंग वास्तुकला के विशिष्ट शिखरों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे थे। वास्तुकला अब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि सत्ता और ईगो का प्रतीक बन गई थी। नागर शैली के खजुराहो मंदिरों को याद रखने के लिए ये ट्रिक सुनिए। चांद की रोशनी में खजूर खाया। चांद से चंदेल राजवंश और खजूर से खजुराहो। नन्नुक, धंग और गंड जैसे शासकों का नाम इन 10वीं और 11वीं सदी के कलात्मक चमत्कारों से हमेशा के लिए जुड़ गया।
और पूर्व में कलिंग शैली के चरम यानी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को याद रखने के लिए। सोम पीकर ययाति ने लिंगराज को पूजा। सोम और ययाति से आपको सोमवंशी राजवंश के शासक ययाति केसरी तुरंत याद आ जाएंगे। बहुत आसान है। चलिए आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, असीम संपत्ति के प्रतीक। अब शासकों के लिए सिर्फ एक बड़ी इमारत बनाना काफी नहीं था। विदेशों से व्यापार करके आई बेशुमार दौलत ने वास्तुकला की शक्ल ही बदल दी। जरा इन दो बिल्कुल अलग उदाहरणों को देखिए। 1010 एडी में चोल राजा राजराज प्रथम का बनाया हुआ तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। इसकी द्रविड़ शैली का विशाल आकार ही आपको डराने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के माउंट आबू में सोलंकी मंत्रियों द्वारा बनाए गए दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं। यहाँ विशालता नहीं है, बल्कि सफेद संगमरमर की इतनी बारीक और महंगी नक्काशी है कि आप बस देखते रह जाएं। इन दोनों को हम ऐसे याद रख सकते हैं, राजराज ने बड़ा मंदिर बनवाया, बड़ा मतलब बृहदेश्वर, और दूसरा दिल विमल होना चाहिए, दिल से दिलवाड़ा और विमल से इसे बनवाने वाले विमल शाह, है ना बिल्कुल सटीक। लेकिन वास्तुकला की लिमिट को सच में पुश किया पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने। 13वीं शताब्दी में उन्होंने उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया। उन्होंने सोचा, मंदिर सिर्फ एक इमारत क्यों हो, इसे भगवान के रथ का ही रूप क्यों न दे दिया जाए। और फिर उन्होंने विशाल पत्थर के पहियों और घोड़ों के साथ एक भव्य रथ उकेर दिया। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। इस 13वीं सदी के ब्लैक पैगोडा और इसके निर्माता को हम इस विजुअलाइजेशन ट्रिक से याद रखेंगे। नरसिंह ने कोण में सूर्य को देखा, कोण से कोणार्क और नरसिंह से नरसिंह देव प्रथम का सीधा कनेक्शन दिमाग में बैठ जाएगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जब मंदिर शहर बन गए। चलिए दक्षिण भारत के मदुरई चलते हैं और देखते हैं कि ये सब एक इकोनॉमिक हब में कैसे बदला। इसे समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल आसमान छूते प्रवेश द्वार हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान इन गोपुरमों ने अपनी ऊंचाई और विशालता से मुख्य मंदिर को भी बौना साबित कर दिया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फोकस कैसे शिफ्ट हुआ। पहले सारा ध्यान गर्भगृह पर होता था जहाँ पूजा होती थी, लेकिन बाद में फोकस गोपुरम पर आ गया। ये ऊंचे गोपुरम इस बात के प्रतीक बन गए कि मंदिर अब सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे, बल्कि वे प्रशासन, अर्थव्यवस्था और व्यापार के बहुत बड़े केंद्र बन चुके थे। मदुरई का विशाल मीनाक्षी मंदिर इसका जीता जागता सबूत है। वैगी नदी के तट पर इसकी शुरुआत कुलशेखर पांडे ने की थी, लेकिन बाद में नायक शासकों ने इसे एक विशाल मंदिर शहर में बदल दिया। मतलब आज जो हम इतना बड़ा परिसर देखते हैं, वो पीढ़ियों तक चले इसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पैसे का नतीजा है। इस शक्तिशाली पांड्य राजवंश और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को याद रखने के लिए हमारी आखिरी और थोड़ी मजेदार ट्रिक है। मदुरई की मीना बहुत पांडे है। पांडे मतलब पांड्य राजवंश। ये एक लाइन आपको कभी इस कनेक्शन को भूलने नहीं देगी। तो सांची के एक साधारण पत्थर के स्तूप से लेकर मदुरई के इस विशाल मंदिर शहर तक की यात्रा सच में अद्भुत है। ये सिर्फ इमारतों का इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा और आर्थिक सत्ता की कहानी है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज की हमारी ये गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक स्मारक, क्या इनमें से कोई भी 1000 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति की कहानी सुनाने के लिए ऐसे ही खड़ा रहेगा? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।